स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लॉ ऑफ टॉट एंड लॉ ऑफ ईजमेंट क्या है। इन दोनों को आज हमने जो है पढ़ना है। तो आपका पोर्शन जो पेपर का होगा ना, वो होंगे 10 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से 2 क्वेश्चन आपके आएंगे लॉ ऑफ ईजमेंट में से, जिनमें से आपने एक करना है, और बाकी आपके जो 4 क्वेश्चन है यानी 8 क्वेश्चन है वो आएंगे लॉ ऑफ टॉट में से, जिसमें से आपने 4 क्वेश्चन करने हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन से हम आगाज करते हैं। जो सबसे पहला आपका क्वेश्चन बनता है वो है बेसिकली, ये सारी ना आउटलाइंस है, इसमें डिफरेंट तरह के बताए गए हैं कि किस किस तरह से पेपर में आपको एमसीक्यूज की फॉर्मेट में ऐसे आ सकता है। आगे ईजमेंट के रिलेटेड है, ये सारे क्वेश्चन ईजमेंट के हैं। क्वेश्चन है एक्सप्लेन द वर्ड टॉट। टॉट क्या है, व्हाट आर द इट्स एसेंशियल, इसके क्या खसूसियात हैं वो आपने बयान करनी है, यानी इंग्रेडिएंट्स क्या है इसके वो लिखना है। और टॉट बेसिकली क्या है कि टॉट जो है ना हमारे पाकिस्तान में बहुत कम पाया जाता है। इसमें इस कहीं पे है भी है, एम्प्लीमेंट भी, और कहीं पे नहीं है। मतलब पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो इस तरह से है कि कुछ लाज है जिसमें मतलब लोग क्या करते हैं कि अगर कोई हमसाये के घर है, ठीक है, उसकी अमेरिका में इस तरह से है कि अगर किसी ने किसी के मुंह पे थूक भी दिया है ना तो उसकी भी सजा है। तो हमारे इस तरह से नहीं है। तो मतलब हमसाये के कुत्ते को मारा है तो उसकी भी सजा है, तो हमारे इस तरह से नहीं है। तो ये चीजें जो होती है ना, मतलब लॉ ऑफ टॉर्ट पाकिस्तान में बहुत कम पाया जाता है। क्या है टॉर्ट, बेसिकली है क्या अ टॉर्ट कॉन्स्टिट्यूट अ ब्रीच ऑफ सिविल ऑब्लिगेशन, यानी लॉ ऑफ टॉर्ट क्या होता है कि इसमें ऑब्लिगेशन, सिविल ऑब्लिगेशन है ना, उसको लोग पूरा नहीं करते। इट रेफर्स टू अ सिविल रॉन्ग डूइंग प्रिपेटेड बाय वन इंडिविजुअल अगेंस्ट अनदर। मतलब इसमें एक पर्सन को रोका जा रहा है कि आपने जो है वो रॉन्ग डूइंग नहीं करनी किसी और पर्सन के अगेंस्ट। अलोइंग द एग्री पार्टी टू परस्यू लीगल रिसोर्सेज फॉर द रिकवरी ऑफ डैमेजेस। इसमें जो है वो लीगल पार्टी जिसका नुकसान हुआ है ना, जिसका, तो उसको ये हक इख्तियार दे दिया जाता है कि वो कानूनी जराये के तहत अपने नुकसान को पूरा कर सके, अपने डैमेज को पूरा कर सके। द प्राइमरी ऑफ टॉर्ट लॉज आर टू फोल्ड। जो 2 बुनियादी इसके बुनियादी जो है ना फायदे हैं लॉ ऑफ टॉर्ट के। पहला है फर्स्ट टू प्रोवाइड कंपनसेशन टू द इंजर्ड पार्टी फॉर एनी हार्म सफर्ड। पहला ये है कि अगर उसको कोई भी नुकसान आया ना, कोई भी हार्म आया, तो उसके लिए वो कर सकता है। और सेकंड ये है टू इम्पोज अ फाइनेंशियल पेनल्टी, और उस पे जो है वो माशी तौर पे जो सजा है ना उसको दी जाती है ऑन द रॉन्ग डूअर, जो मतलब गलत करता है। रॉन्ग डूअर होता है जो गलत करता है। बाय फैसिलिटेटिंग द रिकवरी ऑफ मॉनेटरी डैमेज, इसलिए ताकि वो अपनी जो उसके मॉनेटरीली लॉस हुआ है ना उसको पूरा कर सके। द लॉ ऑफ टॉर्ट इज बेस्ड ऑन कॉमन लॉ। जो लॉ ऑफ टॉर्ट है ना वो दर्जा झैल बुनियादी जो है ना वो किस पे, कॉमन लॉ पे बेस करता है, जो कि इंग्लैंड में एप्लीकेबल था। मीनिंग ऑफ टॉर्ट है, टॉर्ट ड्राइव किया गया है लैटिन वर्ड टॉर्टम से, जिसका मतलब होता है कंडक्ट, रद्द अमल। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक है टॉर्ट इज अ प्राइवेट और सिविल रॉन्ग। टॉर्ट क्या है कि इसको हम प्राइवेट और सिविल रॉन्ग भी बोलते हैं। डेफिनेशन ऑफ टॉर्ट क्या है, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ टॉर्ट इज एन एक्ट विच इंजर्स समवन इन सम वे एंड अकॉर्डेंस विद द इंजर्ड पर्सन कैन टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट रॉन्ग डूअर फॉर रिकवरी ऑफ डैमेज। यानी टॉर्ट एक तरह की इंजरी है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक पर्सन एक एक्ट कर रहा है, ठीक है, किसी को डैमेज करने का। अब उसने जो डैमेज किया है ना उसके रिलेटेड जो भी उसने नुकसान किया है रॉन्ग डूअर ने इंजर्ड पर्सन का, उसको वो पूरा करेगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये लॉ ऑफ टॉर्ट में डैमेजेस को पूरा किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। रॉन्ग विच आर नॉट टॉर्ट, अब रॉन्ग कौन कौन से जो है वो लॉ ऑफ टॉर्ट में शामिल नहीं होंगे। उसमें क्रिमिनल रॉन्ग है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, तो ये सब जो है लॉ ऑफ टॉर्ट में नहीं आते। एग्जाम्पल है इफ ए एंटर्स इनटू द लैंड ऑफ बी। अब ए क्या है कि वो एंटर हो रहा है किसकी जमीन पे, बी की जमीन पे, विदाउट परमिशन ऑफ बी, बी की इजाजत के बगैर। ए हैज कमिटेड टॉर्ट ऑफ ट्रेसपास, तो उसने कौन सा ऑफेंस किया, उसने ट्रेसपास का। ट्रेसपास होता है कि किसी की इजाजत के बगैर उसकी प्रॉपर्टी पे चले जाना। तो लॉ ऑफ टॉर्ट में उसने क्या किया, टॉर्ट ऑफ ट्रेसपास किया। काइंड ऑफ टॉर्ट्स आ जाती हैं इंटेंशनल टॉर्ट, व्हेन अ रॉन्ग डूअर इंटेंशनली कमिट अ सिविल रॉन्ग अगेंस्ट अदर पर्सन इज कॉल्ड इंटेंशनल टॉर्ट। यानी उसकी पूरी नीयत के साथ उसने कोई भी ऑफेंस कमिट किया, अगले को नुकसान पहुंचाया, तो वो इंटेंशनल टॉर्ट है। मतलब अब एक था उसकी टंकी थी एक पर्सन की, ठीक है, अब वो क्या थी कि वो अब दूसरे की जो है छत पे जा रहे है उसका पानी, और उसको उस चीज से नुकसान हो रहा है,
तो फिर उसने उसको कंप्लेन भी करता है अपने मतलब हमसाए को कि भाई आपकी टैंकी का पानी जो है वो मुझे नुकसान पहुंचा रहा है, मेरी सीलिंग खराब हो रही है। लेकिन वो फिर भी उससे ना कोई मतलब रिस्पॉन्स नहीं देता। वो कहता है कि जैसा हो रहा है मैं खुद जा रहा हूँ ऐसा करना। तो ये इंटेंशनल टॉर्ट है। टॉर्ट बेस्ड ऑन नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस होता है लापरवाही की वजह से। नेग्लिजेंट टॉर्ट इज नॉट डेलिबरेट एक्शन, मतलब इसको हम ना लापरवाही की वजह से होने वाला जो काम होता है ना, इसको हम समझते हैं कि इस बंदे की एक्शन नहीं है, ये चाहे ऐसा नहीं था चाहता। When one fails to perform reasonably and become reason of civil wrong is called negligence tort। मतलब ये सीरियस किस्म का नहीं होते सिविल रॉन्ग जो होते हैं। तो सिविल रॉन्ग बताता है कि अगर किसी की लापरवाही की वजह से सिविल रॉन्ग कमिट हो जाता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे एक आदमी ने अपने गार्डन में एक पौधा उगाया होता है, अब वो बड़ा होता है और दरख्त की शेप बन जाती है। अब उसकी शाखें जो हैं वो जा रही हैं हमसाए के घर में, और बंदा लाहौर चला गया हुआ है या किसी और जगह पे रह रहा है। तो अब उसे नहीं पता कि वो दरख्त की शाखें जो है उसको नुकसान पहुंचा रही हैं। है उसकी लापरवाही है कि उसको उस चीज का जो है वो अंदाजा लेना चाहिए था, जायजा लेना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो ये टार जो बेस्ड ऑन नेग्लिजेंस होता है ना, उसको इतनी अहमियत नहीं दी जाती। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी टॉर्ट, होल्डिंग ऑफ एन इंडिविजुअल लाइबल फॉर डैमेज विदाउट प्रूफ इज कॉल्ड स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी टॉर्ट। यानी इसमें इंडिविजुअल्स को विदाउट प्रूफ की जरूरत नहीं होती, लेकिन नजर आ रहा है कि उसकी जिम्मेदारी है कि भैया नुकसान हुआ है, आपने इसके पैसे अदा करने हैं। इट इज पॉसिबल टू होल्ड रीजनेबल व्हेन प्लेंटिफ फील्स दैट ही वाज अंडर डेंजरस सिचुएशन बाय डिफेंडेंट। मतलब इसमें ये यहाँ तक होता है कि प्लेंटिफ को ये खतरा है कि जो डिफेंडेंट है ना उससे उसको संगीन किस्म का खतरा है, उसको पूरा किया जा सके। एसेंशियल ऑफ टॉर्ट क्या होते हैं? सबसे पहले एसेंशियल है रॉन्गफुल एक्ट होता है। अ रॉन्गफुल एक्ट कॉन्स्टिट्यूट अ फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ टॉर्ट लॉ। यानी जो रॉन्गफुल एक्ट होता है एक पर्सन का, वो क्या है कि वो कॉन्स्टिट्यूट करता है, वो बनता है फिर। मतलब अगर किसी का जो है वो एक्ट हो, सिंपल हो, लॉफुल एक्ट हो, तो वो तो लॉ ऑफ डॉट में कंसिडर नहीं किया जाएगा। इट इज नेसेसरी टू एस्टैब्लिश दैट द एक्शन टेकन बाय द रॉन्ग डूअर क्वालिफाई हर रॉन्गफुल एक्ट। यानी जो एक्शन वो परफॉर्म कर रहा है रॉन्ग डूअर, वो जरूरी है कि ये साबित हो कि ये उसका एक्ट जो है वो गलत है। However, breach of religious, social and moral rights do not fall within the scope of tort। इसके अलावा वो कहता है कि अगर वो ब्रीच करते हैं ना समाजी अखलाकी राइट्स को, तो वो चीज जो है वो लॉ ऑफ टॉर्ट में इन्वॉल्व नहीं होगी। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे लीगल डैमेजेस आ जाते हैं, कानूनी तौर पे किसी को नुकसान पहुंचाना। लीगल डैमेजेस एंड फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ टॉर्ट लॉ। लीगल डैमेज जो है वो बड़ा अहम तरीन कंपोनेंट है लॉ ऑफ टॉर्ट का। रॉन्गफुल एक्ट कमिटेड बाय अ रॉन्ग डूअर, एक रॉन्गफुल एक्ट जो कमिट करता है रॉन्ग डूअर, मस्ट लीड टू लीगल डैमेजेस। तो उसके बदले में फिर जो है वो क्या होंगे? लीगल डैमेजेस मिलेंगे। सफर्ड बाय अनदर इंडिविजुअल, जो दूसरे पर्सन को आए, जैसा भी उसको डैमेज आया होगा उसकी प्रॉपर्टी को या उसकी बॉडी को, तो वो पूरा किया जाएगा। इंडिकेटिंग दैट द एक्ट हैज रिजल्टेड इन अ वायोलेशन ऑफ दैट पर्सनस लीगल राइट्स। मतलब ये बात की यकीन दहानी है कि उस पर्सन की जो लीगल राइट्स है उसको वायलेट किया जा रहा है। उसके बाद लीगल रेमेडी। लीगल रेमेडी इज अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ टॉर्ट लॉ। लीगल रेमेडी जो है ये बुनियादी पहलू है लॉ ऑफ टॉर्ट का। इट अलाउज एन इंजर्ड पार्टी टू ऑब्टेन कंपनसेशन फ्रॉम द रॉन्ग डूअर थ्रू जुडिशियल प्रोसीडिंग। ये इंजर्ड पर्सन को ये जो है वो क्या है कि मतलब ये रेमेडी प्रोवाइड करता है कि उसको मुआवजा वगैरह दे दिया जाए ताकि वो अपना इलाज मुआवजा करवा सके, अपने डैमेज को पूरा किया जा सके। उसके बाद आता है सिविल रॉन्ग। टॉर्ट रेफर्स टू द सिविल रॉन्ग। टॉर्ट में क्या होता है कि इसमें जरूरी क्या है एसेंशियल कि ये क्रिमिनल रॉन्ग ना हो, सिविल रॉन्ग हो। अ वायलेशन शुड बी क्लासिफाइड एज अ सिविल वायलेशन रादर देन अ क्रिमिनल वायलेशन। यानी वायलेशन के लिए क्या जरूरी है कि वो वायलेशन सिविल वायलेशन हो, क्रिमिनल नहीं। एज द केस ऑफ क्रिमिनल वायलेशन द ऑफेंडर इज नॉट सब्जेक्ट टू पनिशमेंट अंडर टॉर्ट लॉ। अगर वो क्या है कि वो जो है ना वो क्रिमिनल लॉ के अंदर आएगा ना, तो वो फिर क्या है कि वो लॉ ऑफ टॉर्ट में नहीं आएगा। राइट लीगली रिकॉग्नाइज। द राइट ऑफ विच हैज बीन वायोलेटेड मस्ट बी लीगली ऑर्गेनाइज राइट। यानी जो राइट लीगली होया ना उसको मतलब लिखा जाता है कि ये बंदे के राइट जो है ना वो लीगली और बनते थे और इसको नुकसान पहुंचाए। अब वो लीगल राइट बनता ही ना हो, यानी वो काम ही कोई गलत कर रहा हो, तो फिर उसके रिलेटेड तो ना उसको पैसे मिलते। इट हैज नॉट बीन लीगली रिकॉग्नाइज, इट विल नॉट बी एक्शनेबल अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ टॉर्ट। अगर वो लीगली नहीं रिकॉग्नाइज करवाया गया तो फिर उसको कोई अहमियत नहीं है। नेचर ऑफ टॉर्ट। द नेचर ऑफ टॉर्ट इज कम्प्लेक्स एंड चैलेंजिंग द इंटेलेक्चुअल। जो नेचर ऑफ टॉर्ट है वो बड़ा पेचीदा है, चैलेंजिंग सा है। ठीक है, ये चीज बताई गई है।
एज अ कंपोनेंट ऑफ सिविल लॉ के कंपोनेंट की हैसियत से इट डज नॉट प्रोवाइड रेमडीज फॉर एवरी रॉन्ग और लॉस इनक्योर्ड। यानी इसमें क्या है कि अगर जो कंपोनेंट है ना एज ए सिविल लॉ के तौर पे देखा जाए तो फिर इसके लिए जो है वो रेमडीज प्रोवाइड की जाती हैं रॉन्ग एंड लॉस की। अदरवाइज वो कहता है कि सिविल लॉ के अंदर ना कोई रेमडी नहीं है। टॉर्ट लॉ क्या है? फंडामेंटल एड्रेसेस द कंडीशन अंडर विच कंपनसेशन फॉर डैमेजेस शुड बी अवॉर्डेड एंड द सर्कमस्टांसेस इन विच इट शुड बी नॉट बी प्रोवाइडेड। यानी यहाँ पे बताया गया है कि कुछ ऐसी सूरत हाल भी होती हैं जहाँ पे कंपनसेशन नहीं प्रोवाइड की जाती। हाँ, लेकिन अगर किसी पर्सन का नुकसान होता है तो फिर उसको कंपनसेशन भी दी जाती है। पोजीशन इन पाकिस्तान में इसकी क्या अहमियत है वो देखा जाए। द लॉ ऑफ टॉर्ट हैज नॉट ऑक्युपाइड अ प्रोमिनेंट पोजीशन विद इन आवर लीगल फ्रेमवर्क। लॉ ऑफ टॉर्ट को हमारे लीगल सिस्टम में कोई बुनियादी अहमियत नहीं दी जाती। इंडिविजुअल हु हैव सफर्ड इंजरीज अनेबल टू डिपेंड ऑन दिस एरिया ऑफ लॉ व्हेन सीकिंग रेमेडीज फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ देयर राइट्स। मतलब अगर उनके राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं ना तो फिर भी उनके पास ये राइट नहीं होता है कि वो कानून के मुताबिक जाके तो उसकी वायोलेशन के लिए वो डिमांड कर सके। दिस सिचुएशन इज नॉट यूनिक टू पाकिस्तान। मतलब ये सिचुएशन पाकिस्तान के लिए कोई मुनफरद नहीं है। न्यूमरस अदर डेवलपिंग नेशन इंक्लूडिंग इंडिया एग्जिबिट अ सिमिलर ट्रेंड। मतलब उनमें भी कुछ हद तक ये जो है ना अमल पाया जाता है। वेयर लॉ ऑफ टॉर्ट इज सिमिलर अंडर वैल्यूड एंड लैक द नेसेसरी एम्फेसाइज। मतलब जहाँ पे भी हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पे भी लॉ ऑफ टॉर्ट को इतनी अहमियत नहीं दी जाती और इतना उसको जरूरी नहीं समझते कि नाफिज किया जाए। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मकसद क्या है? द पर्पज और ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट इज द प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ पर्सन। यानी लॉ ऑफ टॉर्ट का मकसद क्या है कि इंडिविजुअल्स के राइट को प्रोटेक्ट किया जाए, राइट ऑफ प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट किया जाए, राइट ऑफ रेपुटेशन को प्रोटेक्ट किया जाए और इंक्लूडेड इन दिस लॉ जो कि कानून के अंदर है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट इज टू कंपनसेट द इंजर्ड पर्सन बाय द रॉन्ग डूअर अगेंस्ट द वायोलेशन ऑफ हिज लीगली रिकॉग्नाइज्ड राइट। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है लॉ ऑफ टॉर्ट का कि उसमें कंपनसेशन पे की जाए जो इंजर्ड पर्सन है, जो उसके साथ गलती हुई है। द सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द लॉ ऑफ टॉर्ट to build a financial pressure on the wrongdoer by taking compensation in the form of money for injured person। यानी इसका प्राइमरी सेकेंडरी जो ऑब्जेक्टिव बताया गया इसका मतलब ये होता है कि ऑफेंडर पे फाइनेंशियल प्रेशर डाला जाए ताकि दोबारा से लॉ को वायलेट ना करे। द थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट इज टू स्टॉप दोज हु इंटेंशनली और नेग्लिजेंटली वायोलेट्स द राइट ऑफ अदर्स। दूसरा जो थर्ड ऑब्जेक्ट है वो ये है कि इंटेंशनली यानी कोई नियतन या लापरवाही की वजह से जो है वो किसी के राइट को वायलेट ना करे। सोर्सेज ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट क्या आती हैं? सबसे पहले केस लॉ। तो केस लॉ के तहत भी जो डिसीजन है उनको भी फर्दर केसेस में यूज किया जाता है। स्टैट्यूटरी प्रोविजन है उनको भी। उसके बाद लैटिन मैक्सिम्स है, ये रूल्स है जो कि रोमन लॉ में यूज होते थे। फर्दर इसको जो है वो एज ए लॉ के तौर पे पाकिस्तान में भी यूज किया जाता है।